और नॉलेज के साथ हम सभी को इससे सूचित किया है और एक एक चीज़ समझाई है। सबसे पहले तो मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। तो आप कि हम उस पूरी उसमें हर कोई आदमी उलझ नहीं सकता। मैंने सुन लिया, मैं बताऊंगा नहीं सकता है। थैंक यू सर। पहला पॉइंट हमने रखा है ग्रेड। सिपाही का ग्रेड 3 नहीं बल्कि 4 होना चाहिए, लेवल 4। सिपाही 21,700 के बजाय 25,500 से शुरू हो। हवलदार इक्विवेलेंट टू SAO 4600 का ग्रेड हो कम से कम। अगर वो बैलेंस भी देता तब भी वो 29,200 नहीं रहेगा, 35,500 तब भी जाएगा। JCOs 4800 से स्टार्ट होने चाहिए। नायक मिनिमम ग्रेड 48 फॉर नायब सूबेदार। जिस प्रकार आपने प्रोटोकॉल और देश की स्थिति, सेना की संरचना को देखते हुए और पे कमीशन पर जल्दी पहुंचने के लिए आपने सेकंड लेफ्टिनेंट को तोड़ के लेफ्टिनेंट किया, इसी प्रकार नायब सूबेदार को अपग्रेड करके सूबेदार का दर्जा दे, जैसे आप NSG में देते हो सिमिलरिटी के लिए। क्योंकि सिविल में स्टारों की संख्या क्या है पैरामिलिट्री की ज्यादा है। ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, CICT ऑपरेशन, एक्ट टू सिविल अथॉरिटी एंड सिविल प्रशासन की मदद के दौरान उसे भी प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। अगला पॉइंट क्लियर हो गया? 3 पॉइंट क्लियर हो गए साहब। अगला पॉइंट हो गया MSP इक्वल क्यों नहीं है, जबकि इन्वायरमेंट ये है और हमने इसके लिए कोर्ट केस भी लगा रखा है। 2 चीजें। तीसरा केस है हमारा MACP कि यदि सिपाही 17 साल में रिटायर हो जा रहा है तो उसको तीनों MACP अंडर 17 क्यों नहीं है। उसका खुलासा मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन के साथ बताया कि ये गलत है, जो आपने भी सुना। ये फैक्टर मैंने वहाँ भी दे रखा। क्लियर हो गया साहब? 3 बातें क्लियर हो गई। चौथा है हमारा, कोई भी रैंक में ऑर्डिनरी जाता है, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार नहीं जाते ट्रेडमैन, पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? थोड़ा राष्ट्रगान चल रहा है, सब लोग खड़े हो जाएंगे। भारत माता की। हाँ, अगला अच्छा किया। ऑर्डिनरी का पॉइंट कि वो पेंशन आके भी ऑर्डिनरी मिलती तब भी उसको उस रैंक का क्या मिलना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट है साहब आपका सर्विस इन्वायरमेंट, मैन पावर एंड आज़ादी के 75 वर्ष किसी नदी शहर का नाम बदलकर आपसे है कि आज़ादी आ गई, ऐसा नहीं है सर। सबसे पहले गुलामों के जितने नियम DSR एंड जो आपके आर्मी रूल्स है उनकी समीक्षा होनी चाहिए और आज़ाद भारत के लिए जो उपयुक्त है वो बनाने चाहिए, ताकि सैन्य माहौल, नौकरी करना, हर एक चीज़ आसान रहे। और JCO जवान को सिविल कॉर्पोरेट जगत के बजाय नहीं बल्कि सोल्जर की तरह आप उसका आकलन करें। और जिस प्रकार से आप 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं और मिनिमम सर्विस आपकी 7 साल बच जाती है, तो ये फॉर्मूला हमारे साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा मिनिमम मैक्सिमम, अगला पॉइंट है पेंशन का मिनिमम मैक्सिमम इंडेक्स फिक्स होने चाहिए, क्योंकि हर रेजिमेंट में प्रमोशन की संख्या और उसके रिटायरमेंट होने का समय ऑर्गेनाइजेशन की बनावट इजाज़त नहीं देती कि सभी हौलदारी बने या सभी टाइम से 12 साल में सूबेदार बन ही जाएं या 15, है ना। तो इसलिए इस चीज़ का आप फैक्टर्स को सेट कीजिए कि व्हाट इज मिनिमम मैक्सिमम, 24 इंडेक्सों का कैलकुलेशन करके हमारी सर्विस का 15 से 20 साल, 20 से 25 साल, 25 से 30 एंड 30 से अबव करके उसको एक ऐसा लिंक दें जिससे कि हर एक को अच्छी पेंशन मिल सके, जिसके आधार पर जो लेटेस्ट पे एंड पेंशन वाला है उसको देखकर औरों को ORP दें, न कि 2014 की तरफ 2018 वाले को डाउनफॉल रहे। ये तरीका गलत है। क्लियर हो गया? हैं? आ रहे हैं ना? ये पन्ना तो कहाँ पलटा मैंने अभी। उसके अलावा जितने प्रकार की फैमिली पेंशन है वो सब फैमिली पेंशन के हिस्से होते हैं, कि लिबलाइट हो या ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, इनहेंस्ड फैमिली पेंशन हो, कोई भी फैमिली पेंशन एक निश्चित दर्जे तक उसका परसेंट निकाला ही न जाए। 20,000 उसकी टोटल पेंशन है, उसमें से 60 के क्या रहा, उसको वहीं रहने दो। यदि आप फिर भी सहमत नहीं है तो भारत सरकार का जो न्यूनतम वेतन 18,000 है, ठीक हो गया साहब, से नीचे कोई भी प्रकार की पेंशन ना जाए। और जब आप जवान को डिसेबिलिटी देखते हैं तो उसे अगले रैंक तक वो कहाँ तक जाता है और कितने वर्ष वो जिएगा, इन सब का जैसा आप ग्रेजुएटी में फैक्टर निकालते हैं ना, इस प्रकार का उसको एज फैक्टर गुणा गया डिसेबिलिटी करके दें, ताकि उसको कुछ पैसा अच्छा मिले। अगर उसका एक ग्रेड ऊपर हो गया तो सिपाही अगर नायक की पेंशन लेगा तो कुछ तो ऊपर वैसे ही चलेगा ना, फिर उसको डिसेबिलिटी फैक्टर धन एज फैक्टर, ताकि बहुत बड़ा गैप ना पड़े, क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी निकाली है। इसके अलावा
CHD, DGR, हाँ डिफरेंट भी ऑप्शन वन में मेटल के जो डिस्काउंट हाँ है ऐसी कैटेगरी होती है हाँ, सब तो सब है इसीलिए ना उनका बेसिक ज़्यादा है, परसेंटेज तो बराबर है, परसेंटेज में अंतर नहीं है। आपका 60 है तो उनका भी 60 ही है, लेकिन उनकी बेसिक ज़्यादा है ना। कर्नल की 1,05,175 है। मेडिकल डिसेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, उसको भी उन्होंने बेसिक पे नापा है। बैठिए, बेसिक पे नापा है तो हम ये बोल रहे हैं ना कि उसका एज फैक्टर दो। 10 साल में जो घायल हो गया हो, सुबेदार मेजर बनता हो, रुक गया। इसलिए एज प्लस सर्विस इक्वलिटी की हो कि यार अगर आपको देना है, उसका दोनों टांगें चली गई तो सुबेदार मेजर के फैक्टर से दे दो ना, उसे सीधी बात वहां जाता हो। और क्या बोलना है आपने? इस तरह के हमने पॉइंट रखा, वो कितना मानते हैं उन पर डिपेंड करता है ना। हमने तो मैक्सिमम मांग की है, क्या जरूरी है कि हर मांग हमारी मानी जाए? ऐसा होता है कभी? लेकिन समकक्ष थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होती है, तो कोई चीज छोड़ी नहीं है। CIT का पॉइंट कि यार इतने की गाड़ी आप लेते हैं, उनने बोला हम टैक्स ज़्यादा भरते हैं, बात तो सही है। बोला यार सिपाही को 10 लाख की कार इसलिए है कि बोलो किस टैक्स स्लैब में आ रहा, तभी तो कंपनी छूट देगी। दूसरा पॉइंट ECS का पॉइंट था आपका कि हमारे को भी प्राइवेट रूम मिलना चाहिए। ओके, यस मिलना चाहिए। पहले देश के सारे हॉस्पिटल लिख के दें कि कोरोना काल में आपने कितनों को प्रोवाइड करा दिया था, क्या आपके पास ऐसी फैसिलिटी है कि सिपाहियों की इतनी जनसंख्या, हर किसी को आप प्राइवेट रूम दिला दें? पहले तो वो क्लियरेंस दें ऊपर। दूसरा, आपका फिर 33 नहीं कटेगा, ज़्यादा कटेगा। अफसर के बराबर भी नहीं कटना चाहिए। हमने ये भी रखा 1,05,000 क्यों देगा, उसकी संख्या 3% है। वो 50,000 भी देगा तो संख्या तो ज़्यादा होगी ना साहब। ECS तो हमसे चल रहा है। वो एक तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, दूसरा उससे पहले जो एफिलेटेड हॉस्पिटल है ना, उसके जो पैनल में आते हैं, वो लिख के दें कि हम एक बार में कितना प्राइवेट रूम दे सकते हैं आपको। यदि वो कहता है कि ऐसी व्यवस्था नहीं है, जैसे कोरोना में नहीं हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, तो वो बात हमें मान लेनी चाहिए। क्लियर हो गया साहब? क्योंकि देश की व्यवस्था नहीं है ना। वैसे सब्सक्रिप्शन 1 लाख देने में आपको घाटा नहीं है, लेकिन क्या वो दिला पाएगा उतने रूम? पलटन में अफसर का जैसा अलग अलग रूम हर जवान का होना चाहिए, तो आपकी पलटन कहां तक फैलेगी? हो गया क्लियर? तो वो वाली बात होती है। यही देहरादून के हॉस्पिटलों में जाके देखो ना कितनी संख्या। हाँ 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 हाँ, संख्या क्योंकि एक हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम कितने हैं? आज दून हॉस्पिटल या आप इंद्रेश में जाना और एक डाटा लाना कि बोला आपके पास प्राइवेट रूम कितने हैं, सेमी प्राइवेट कितने हैं और डॉर्मेट्री कितने हैं, पहले वो ले आना आप। हाँ सर, मैं बोल रहा हूं हिंदुस्तान के सारे, आप समझ नहीं रहे ना मैं बोल क्या रहा हूं, कि हिंदुस्तान के सारे मेडिकल हॉस्पिटल जिसको एफिलेटेड है, वो पहले लिख के दें कि हम सबको प्राइवेट रूम दे देंगे। हैं? तो फिर हम सब्सक्रिप्शन ज्यादा क्यों दें? तो फिर हम 33,000 से ज्यादा क्यों दें उसको? क्यों काटें उसका पैसा? पैसा नहीं काटना चाहिए हमारा, पैसा हमारा नहीं करना चाहिए। तो हमारा कर्नल रैंक का नहीं है, 1,05,000 समथिंग उनका है, 67,000 जीशू का है, जवान का कटता है 33,000। 33 हाँ इक्वल है, तो उनको भी प्राइवेट दें आप, नहीं तो सीमा कम करें।